हेलो फ्रेंड्स। तो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली आज मैं देख रहा हूँ आजकल लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जनरेशन के बेसिस पर उल्टे सीधे कमेंट्स करने में लगे हुए हैं। जैसे कि जेनजीज तो स्पॉइल्ड होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं, उनके पास आईक्यू उनका कम है, हमारे टाइम में सब कुछ बहुत बेटर था, आज की जनरेशन तो बिगड़ गई है। और मिलेनियल्स या जेन एक्स, ये लोग ओल्ड थॉट्स वाले होते हैं और ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं। तो इस तरह तरह के कमेंट्स करके लोग एक दूसरे को थोड़ा सा इंफीरियर दिखाने या क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे टाइम में सब कुछ बहुत बेटर था, आज की जनरेशन तो बिगड़ गई है। बट ऑल इन ऑल यहाँ पर एक साइंटिफिक और एथिकल क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि प्रॉब्लम क्या किसी पार्टिकुलर जनरेशन में है, या उस जनरेशन के जो गार्डियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लोग अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, क्या उस एक ट्रेनिंग वाले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है। तो आइए इन सब पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो जनरेशंस वाइज जो डिविजन्स हैं, जैसे कि जेन एक्स, मिलेनियल्स, जेनजीज, जेन अल्फा, तो ये सब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, ये कोई साइंस है या सिर्फ एक मार्केटिंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कोई साइंटिफिक या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। ये टर्म्स सिर्फ मार्केटिंग, सोशियोलॉजी और कॉरपोरेट वर्कफोर्स स्टडीज से आए हुए हैं। एक्चुअली कंपनीज को ये समझाना था कि कौन क्या खरीदेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेगा, इसलिए लोगों को डिकेड्स के बेसिस पर लेबल कर दिया गया। और देखिए, ये कंपनीज एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ काम करती हैं कि कभी कभी ये लोगों को कंपेल कर देती हैं लाइफ स्टाइल और माइंडसेट को चेंज करने के लिए। कैसे? देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसको थोड़ा सा पुराने स्टाइल की 70s और 80s के स्टाइल की बाइक्स और कार्स और म्यूजिक, ये सब चीज़ें पसंद है। लेकिन जब तक वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो जॉब में आ जाता है, जब अर्निंग करने लगता है, जब उसके हाथ में पैसा आता है, तो जब वो अपने चॉइस की चीज़ें खरीदने मार्केट में निकलता है, तो उसको जो बाइक्स मिलती हैं, जो कार्स मिलती हैं और जो म्यूज़िक मिलती है, सब कुछ बिल्कुल एकदम डिफरेंट पैटर्न का। तो उसको अपना वो रेट्रो पैटर्न, पुराना वाला वो जो पैटर्न है, वो कहीं नज़र ही नहीं आता। तो वो बेचारा कंपेल हो जाता है, विवश हो जाता है कि अब तो मुझे इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। और वो ले लेता है एक ऐसी कार, एक ऐसी बाइक और एक ऐसा म्यूजिक सुनने लगता है जो कि स्टार्टिंग में तो उसको उतना ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो यूज्ड टू हो जाता है, यूज करते करते उसको आदत पड़ जाती है। यानी कि कंपनीज ने उस पार्टिकुलर पर्सन को एक तरह से मोल्ड कर दिया कि यही ऑप्शन है भैया तुम्हारे लिए और इन्हीं में से चूज करो। और फिर ये कंपनीज, ये सोसाइटीज कहती हैं कि देखो, इस जनरेशन को तो ये पसंद है, हमारे जमाने में तो वो होता था। अरे भाई, जब उसके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा तुमने, तो वो बेचारा क्या पसंद करेगा अब। और अब आप कह रहे हो कि उसका माइंडसेट अलग है, उसकी लाइफ स्टाइल अलग है। और एक्चुअल में इस तरह से लाइफ स्टाइल और सोचना समझना ये अफेक्ट हो भी जाता है, क्योंकि रोज रोज अगर कोई इंसान डिफरेंट पैटर्न की कोई चीज यूज करे, तो एक डेफिनेट टाइम के बाद वह डिफरेंट पैटर्न की चीज उस इंसान को अपनी लगने लगती है, फेमिलियर लगने लगती है। तो इस तरह से उसकी लाइफ स्टाइल ही नहीं बल्कि माइंडसेट तक चेंज कर देती हैं ये कंपनीज और ये सोसाइटी। तो इसको हम कोई ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नहीं कह सकते, ये इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ये एक तरह की कंडीशनिंग हुई है, ये एक अडेप्टेशन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान की पर्सनालिटी बर्थ ईयर से या किसी पार्टिकुलर डिकेड से डिसाइड नहीं होती है। ये जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, हमारा ये जो ब्रेन है, इसका जो इवोल्यूशन है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और 10-15 साल में ऐसे कुछ नहीं हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन जनरेशन्स का कोई बायोलॉजिकल, जेनेटिक या न्यूरोलॉजिकल बाउंड्री नहीं होती है। तो जैसे कि 31 दिसंबर को पैदा हुआ बच्चा और
अगले दिन 1 जनवरी को पैदा हुआ बच्चा सडनली डिफरेंट माइंडसेट के नहीं हो सकते हैं आपस में। ये जनरेशनल लेबल्स जो हैं वो ओरिजिनली सोशियोलॉजी और मार्केटिंग एनालिसिस से आए हुए हैं और सोशियोलॉजिस्ट कार्ल मैनहाइम ने जनरेशन कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब एक पार्टिकुलर हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट में बड़े होने वाले लोग कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और लेटर ऑन हिस्टोरियंस विलियम स्ट्रॉस और नील हाउ ने मॉडर्न जनरेशनल नेमिंग पॉपुलर की। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है बल्कि एक सोशल ऑब्जर्वेशन है। और आजकल की कंपनीज तो एक जनरेशन बीटा की भी बात कर रही हैं जो कि 2025 से लेकर के 2039 के बीच पैदा हुई है या होगी। तो इस तरह से इन कंपनीज ने फ्यूचर में पैदा होने वाले बच्चों की साइकोलॉजी भी अभी से मेजर कर ली है क्या? क्योंकि जो बच्चा या तो अभी अभी पैदा हुआ है या पैदा होगा इन द फ्यूचर, उसका शॉपिंग करने का ट्रेंड क्या होगा ये आप अभी से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर मार्क मैक्किंडल ने ये टर्म मेनली फ्यूचर ट्रेंड्स डिस्कस करने के लिए प्रपोज किया है। यानी कि हम लोगों को नहीं, ह्यूमन स्पीसीज को नहीं, बल्कि फ्यूचर मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए इस तरह की जनरेशन बेस्ड टर्मिनोलॉजीज सामने लाई जा रही हैं। तो बेसिकली क्या है कि कल्चर, अपब्रिंगिंग और एजुकेशन का इफेक्ट बर्थ ईयर से या किसी पार्टिकुलर डिकेड से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन विलेज में रहने वाला जेंजी बच्चा और एक सिलिकॉन वैली में रहने वाला जेंजी बच्चा, ये दोनों बच्चे आपस में कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटीज़ में ग्रो करते हैं। इसलिए इनके जो भी बिहेवियर होंगे, जो भी इनका आईक्यू होगा, जो भी इनकी स्किल्स होंगी, माइंडसेट होगा, वो आपस में बिल्कुल डिफरेंट होगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और, यूथ को क्रिटिसाइज करना कोई नई बात नहीं है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस ने भी यही बात कही है कि आजकल का जो यूथ है वो इररिस्पॉन्सिबल है, डिसरेस्पेक्टफुल है, इस तरह का बात पहले भी कहा गया है। तो मतलब कि हर एक एरा में लोगों को लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो खराब होती जा रही है। तो इस तरह से जो जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन है ये कोई साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्कशन का टूल है। और लेबल लगा के लोगों को जो इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है वो तो बिल्कुल वैलिड नहीं है। हाँ, किस तरह का इन्वायरमेंट बच्चों को मिल रहा है, किस तरह की गाइडेंस बच्चों को मिल रही है, ये सभी फैक्टर्स जो है बच्चों का माइंडसेट और उनका जो बिहेवियर है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। यस, सो फार एज लाइफ स्टाइल इज कंसर्न्ड, तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं जो कि नेचुरल सी बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग पत्तों पर लिखा करते थे, फिर हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स आई, उसके बाद बुक्स आई, फिर टाइपराइटर्स आए, फिर कंप्यूटर्स आए, मोबाइल्स, टैबलेट्स, एआई टेक्नोलॉजी, चैटबॉट्स, ये सब चीजें भी बाद में आ गईं। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है तो लाइफ स्टाइल को भी ये अफेक्ट करती है और लाइफ स्टाइल भी चेंज होती है। तो यहाँ पर लाइफ स्टाइल चेंजेस आते हैं, पूरे ब्रेन की एनाटॉमी में कोई इवोल्यूशन या बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है, उसमें तो कई हजारों साल लगेंगे। तो ये बेसिकली कोई डी जनरेशन नहीं है, ये एक तरह का एडाप्टेशन है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते रहते हैं कि अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है इतनी जल्दी। तो सुनिए, इस बात को लॉजिकली समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एज ए स्टूडेंट मैंने हमेशा किताबों से पढ़ाई की, लेकिन आज एज ए फैकल्टी मेंबर मेरी सारी बुक्स मेरे लैपटॉप में हैं या मेरे मोबाइल फ़ोन में हैं। और आज मैं अपने बैग में कोई नोटबुक या कोई डायरी लेकर नहीं चलता हूँ और पेन का यूज़ भी बहुत कम हो गया है, कीपैड पर टाइपिंग करता हूँ। और आजकल तो फिंगर्स से भी कितना टाइप करते हैं हम लोग, तो वॉइस टाइपिंग भी करने लगे हैं अब। और सिमिलरली पहले हमेशा मैं पॉकेट में एक बड़ा सा वैलेट लेकर चलता था, लेकिन अगर आज पॉकेट में बहुत ज़्यादा कैश मेरे पास न भी हो, फिर भी हज़ारों रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके मैं कर सकता हूँ और बाद में फिर एक कैब बुक करके अपने घर पर वापस जा सकता हूँ विदाउट यूजिंग द कैश और वैलेट। तो आज मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई कि नहीं? अरे भाई, सेम पर्सन की लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, जनरेशन्स की तो बात ही छोड़िए। और हाँ, ये लाइफ स्टाइल का चेंज होना सिर्फ पेमेंट या पढ़ाई लिखाई या एकेडमिक काम तक ही सीमित नहीं है। और एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक हॉस्टल में
एक लड़का रहता है से मान लो सुधांशु नाम है उसका, ठीक है, और उसके बगल में एक और लड़का रहता है प्रशांत। प्रशांत थोड़ा सा अच्छा सा वेल टू डू फैमिली से है, तो उसके पास ढेर सारी टेक्स्ट बुक्स हैं और उन्हीं टेक्स्ट बुक्स में से एक टेक्स्ट बुक की जरूरत सुधांशु को भी बार बार पड़ती है, लेकिन वो बेचारा सुधांशु थोड़ा सा उसके पास पैसे कम है, तो वो वाली बुक वो खरीद नहीं पाता है। तो जब कभी उस बुक की जरूरत सुधांशु को पड़ती है तो वो प्रशांत के पास जाता है। अब प्रशांत थोड़ा सा एरोगेंट है, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता है, सही से बात नहीं करता है, लेकिन उसी बुक के चक्कर में सुधांशु को प्रशांत से बार बार बात करनी पड़ती है और न चाहते हुए भी फ्रेंडली टर्म्स बना के रखने पड़ते हैं। तो ऐसे में सुधांशु कभी उदास हो जाता है, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कभी गुस्से में आ जाता है, कभी कभी उसका मूड अपसेट हो जाता है। लेकिन क्या करें, वो पढ़ाई के चक्कर में उसको ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन आज के डेट में मान लीजिए उसी सुधांशु के पास बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट पर इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है और इंटरनेट पर गूगल पर वो सारी चीजें आराम से सर्च कर सकता है, आराम से पढ़ाई कर सकता है। तो आज की डेट में सुधांशु को प्रशांत जैसे किसी एरोगेंट बच्चे की जरूरत नहीं पड़ रही है और सुधांशु अब खुश रहने लगा है और सेल्फ डिपेंडेंट रहने लगा है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ गया सुधांशु की लाइफ स्टाइल में। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। रियल लाइफ में तो और भी कॉम्प्लेक्स टाइप के बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी सोच, आपकी हेल्थ, इन सब को इमीडिएटली अफेक्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के थ्रू। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत से पेरेंट्स इस बात को बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये मोबाइल तो बच्चों को बिगाड़ रहा है, ये जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं ये बच्चों को बिगाड़ रही हैं। तो बेसिकली देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में सिर्फ एक पावर है, उसका यूज़ आप कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, अच्छा यूज़ करेंगे, बुरा वाला यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए जब पेपर का इन्वेंशन हुआ होगा, बुक्स आई होंगी, तो देखिए बुक्स भी तो मार्केट में हर तरह की आती थी। गुड बुक्स भी आती हैं, बैड बुक्स भी आती हैं, क्योंकि बुक भी एक टेक्नोलॉजी है। उसके पहले लोग पत्तों पर लिखा करते थे, पत्थर पर लिखा करते थे, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई बुक्स, उसके बाद फिर लेटर टेक्नोलॉजी आई टाइपिंग या कंप्यूटर्स। तो ये सब एक टेक्नोलॉजी है, आप कैसे यूज करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। और एक छोटा सा बच्चा कैसे यूज करेगा ये तो आप ही सिखाएंगे ना, बच्चे को क्या मालूम। तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पहले समझिए। तो देखिए सिर्फ मोबाइल फोन्स, इंटरनेट या सोशल मीडिया को ब्लेम करना तो साइंटिफिक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी गाइडेंस के साइड से हो रही है। सो अगर इस टेक्नोलॉजी का आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए तो आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, इंटेलेक्ट इम्प्रूव होगा, आपकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस सब कुछ इम्प्रूव होगी, गिवन दैट यू यूज दिस टेक्नोलॉजी करेक्टली। तो एक नई जनरेशन को, एक छोटे से बच्चे को ब्लेम करना कि ये बिगड़ा हुआ है और गलत तरीके से चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि सोचिए आप अपनी कार में बैठे हैं और आप उसकी स्टीयरिंग छोड़ दीजिए और कार इधर उधर भाग रही है, कहीं इधर उधर टकरा जा रही है, और आप अगर कहेंगे कि यार बड़ी बेकार कार है यार, बहुत बिगड़ी हुई कार है, जब देखो तब इधर उधर जाके कोलाइड कर जा रही है, टकरा जा रही है, क्या तरीका है। अरे भाई आप स्टीयरिंग छोड़ दोगे, आप कंट्रोल छोड़ दोगे तो क्या होगा। तो बच्चे की, मॉडर्न जनरेशन की स्टीयरिंग आप सही से संभालिए पहले। सो बेसिकली अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेजेस फ्रॉम अस, बिहेवियर फ्रॉम अस, एथिक्स फ्रॉम अस, इमोशनल कंट्रोल फ्रॉम अस। तो अगर हम ये कहते हैं कि न्यू जनरेशन स्पॉइल्ड है, तो पहला सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम कहाँ थे उस समय, हम अपना रोल उस समय कैसे प्ले कर रहे थे। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे तो हमने उनको कितना गाइड किया, उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया, हमने उनकी काउंसलिंग कब की, हमने उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सही से सिखाया या सिर्फ फोन या टैबलेट उठा के हाथ में दे दिया, क्या किया हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, यही है पेरेंटिंग वर्सेस कंप्लेनिंग। अगर बच्चा मोबाइल से गलत चीज सीख रहा है तो सवाल उस मोबाइल फोन पर नहीं बल्कि सुपरविजन पर उठता है। तो ये जो मॉडर्न जनरेशन का मजाक हम उड़ा रहे हैं, तो जनरेशन ऐसे सडनली नहीं बिगड़ जाती। जनरेशंस आर शेप्ड नॉट बॉर्न। और देखिए अगर हिस्ट्री में भी पीछे जाएं
तो हम कहते हैं कि पुरानी जनरेशन बहुत आइडियल थी, बहुत सही थी। तो कितना सच है ये? तो देखिए, पुरानी जनरेशन टेक्नोलॉजी को और अपने टेम्पर को कैसे कंट्रोल करती थी। एक्चुअली ये ह्यूमन हिस्ट्री फैनाटिसिज्म से भरी हुई है। छोटी छोटी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पर वर्ल्ड वार हो जाते थे, सिटीज के सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाते थे, इवन एटम बम्स डिटोनेट कर दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि लोग कितने फैनाटिक थे, कितने एक्सट्रीमिस्ट थे, कितने एंग्री थे, अपने डॉगमा, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के कितने ज्यादा वो लोग स्टबॉर्न थे। आज की भी जनरेशन कोई 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब आज के टाइम में इतने सीवियर, इतने एक्सट्रीम टाइप के स्टेप लेने की बजाय एक ग्लोबल अवेयरनेस, डायलॉग और मेंटल हेल्थ डिस्कशन, इस तरह की चीजें अब बढ़ रही हैं। क्योंकि देखिए, जो बेसिक नेचर ह्यूमन का अभी आज की डेट में है, तो वो उसमें डिफेक्ट्स हैं, उसमें फ्लॉज हैं। इसलिए हम लोग जो अब बड़े हो गए हैं, अपने बच्चों को राइट वर्सेस रॉन्ग की शिक्षा हमें देना ही चाहिए। अब पैदा होते ही कोई बच्चा ऑनेस्ट रहे, ट्रुथफुल रहे, जस्ट रहे, करप्शन ना करे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आइडियल रहे, ऐसी जनरेशन अभी आज की डेट में, ऐसी ह्यूमन स्पीसीज नहीं है। अब हजारों लाखों साल बाद होगी तो होगी, लेकिन आज की डेट में ये डिफेक्ट्स, ये फ्लॉज हैं। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन को गाइड करना हमारी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने भी गलतियां की होंगी और उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर भी आए होंगे। यही तो हमें सिखाना है अपने बच्चों को कि ये मत करो, ये गलत है, ये सही है, यही तो सिखाना है अब। एंड ऑल्सो देयर इज अ साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोसाइटी। तो एक पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपुल, स्ट्रॉन्ग पीपुल क्रिएट गुड टाइम्स, एंड गुड टाइम्स क्रिएट वीक पीपल, एंड वीक पीपल क्रिएट हार्ड टाइम्स अगेन। तो अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो ये जो अपकमिंग जनरेशन है, ये सूनर और लेटर वीक होती जाएगी और फिर से हार्ड टाइम एक बार आ सकता है। तो एक डीपर क्वेश्चन ये है कि अगर आज की जनरेशन वीक लग रही है, मान लीजिए लग रही है आपको, तो उन्हें स्ट्रांग किसको बनाना चाहिए था? ये इन्वायरमेंट किसने क्रिएट कर दिया? ये जो गुड वैल्यूज है, ये किसको ट्रांसफर करनी थी उन बच्चों के अंदर? तो हम कहां स्टैंड करते हैं इस साइकिल में, इस बात को जरा सोचिए। तो फ्रेंड्स, जनरेशन किसी वैक्यूम में डेवलप नहीं होती है। हर एक जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन का एक रिफ्लेक्शन होती है। तो एक साइंटिफिक ट्रुथ ये जान लीजिए, जो जेनजीज हैं वो कोई अलग स्पीसीज नहीं है, मिलेनियल्स मॉरली सुपीरियर नहीं है, ओल्डर जनरेशन बाय डिफॉल्ट वाइजर नहीं है। हर एक जनरेशन में इंटेलिजेंट लोग भी हो सकते हैं, फुलिश भी हो सकते हैं, ऑनेस्ट भी हो सकते हैं, करप्ट भी हो सकते हैं, कंपैशनेट भी हो सकते हैं, इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, ऑप्रेसिव भी हो सकते हैं। सब के सब एग्जिस्ट करते हैं हर एक जनरेशन में। किसी भी इंडिविजुअल का कैरेक्टर उसके डिकेड से डिसाइड नहीं होता, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। तो हम लोग कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं हैं जिनके बारे में पहले ही से प्रेडिक्ट कर दिया जाए कि हाँ देखो, उस बैच में, जो उस बॉक्स में, उस लॉट में जो सामान आया है, जो कमोडिटी आई है, वो इस क्वालिटी की है, वो उस क्वालिटी की है, वो सुपीरियर है, वो इन्फीरियर है। ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रेडिक्शन इंसानों के मामले में, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के मामले में नहीं किया जा सकता। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं है। रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी? देखिए, ब्लेम करना बहुत ईजी है और गाइड करना डिफिकल्ट है। टेक्नोलॉजी का कर्स, ये बात बोलना बहुत ईजी है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का एथिकल यूज सिखा देना, ये एक ट्रू लीडरशिप है। तो अगर सोसाइटी को बेटर बनाना है, तो नेक्स्ट जनरेशन को क्रिटिसाइज नहीं करना है, मेंटोर करना है। और हाँ देखिए, एक नेचुरल टेंडेंसी मैं और बता रहा हूं, जब भी मॉडर्न जनरेशन के बिगड़े होने की बात की जाती है, तो हम लोग दूसरों के बच्चों की बात करते हैं कि देखो वो उनका बच्चा कैसा है, देखो उन साहब जी का बच्चा कैसा है। लेकिन जब इसके अलावा जब अपने खुद के बच्चे की बारी आती है, तो हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी आजकल के बच्चे वो बहुत बिगड़े हुए हैं। हाँ, मेरा बच्चा भी कभी कभी अजीब तरीके से बात करता है, लेकिन मैं उसको सुधार दूंगी या सुधार दूंगा। तो इसका मतलब आज की जनरेशन को सुधारा जा सकता है कि नहीं? लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बच्चे को लेके ही कंसर्न्ड हैं, तो आपकी नजर में आपका बच्चा भी उसी मॉडर्न जनरेशन का होते हुए बहुत अच्छा है, आइडियल है, लेकिन बाकी जो मॉडर्न जनरेशन है वो खराब है आपकी नजर में। तो अगर आप वाले बच्चे को सुधारा जा सकता है,
तो बाकी बच्चों को भी सुधारा जा सकता है। यानी कि अगर आपका बच्चा सही रास्ते पर चल सकता है तो बाकी बच्चे भी सही रास्ते पर चल सकते हैं। इसका मतलब आज की मॉडर्न जनरेशन ऑल इन ऑल सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर चल सकती है, गिवन दैट कि आप उन पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो सुधार, जो इंप्रूवमेंट आपके बच्चे पर एप्लीकेबल है वही दूसरे बच्चों के केस में भी एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो अगर ऐसा है, अगर आज की जनरेशन भी राइट पाथ पर, राइट ट्रैक पर चल सकती है, तो फिर प्लीज आज की जनरेशन को बिगड़ा हुआ बोलना बंद कीजिए और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दीजिए। और प्लीज देखिए, इस तरह के अनसाइंटिफिक डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए प्लीज। सोशल मीडिया पर एक दूसरे की मॉकरी, एक दूसरे का इंसल्ट, एक दूसरे के लिए डेरोगेटरी सेंटेंसेस, ये सब मत यूज कीजिए। क्योंकि एक और साइंटिफिक फैक्ट सुन लीजिए, क्योंकि मान लीजिए कोई एक मिलेनियल है जो कि बार बार एक छोटे से जेनजी बच्चे की बुराई कर रहा है, तो एक समय में अगर वो जेनजी बच्चा थोड़ा सा भोला भाला और इनोसेंट सा है तो उसके अंदर अपने आप को लेकर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक लो सेल्फ कॉन्सेप्ट की फीलिंग आ जाएगी। और ठीक इसी तरह से इट्स कन्वर्स, इसका उल्टा, एक मिलेनियल के अंदर भले ही उसने अपने लाइफ में कुछ भी वैल्यूएबल अचीवमेंट न किया हो, उसके अंदर अपने आप को लेके एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि अरे हम तो उस डिकेड के हैं, उस डिकेड में लोग ऐसे हुआ करते थे, वैसे हुआ करते थे, बड़े नोबेल लोग हुआ करते थे उस जमाने में। तो बिना किसी वैलिड रीजन के सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का आ जाना एक तरह की फॉल्स थिंकिंग है, एक तरह का डिल्यूजन है। तो ये ठीक उतनी ही बुरी चीज है जैसे बिना किसी वजह के कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशंस किए जाते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग डेवलप होने से हमें खुद को भी बचाना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। हाँ ठीक है, तो अगली बार जब ऐसे ही आप किसी का मजाक उड़ाएं कि देखिए वो जेनजी तो ऐसा है, तो एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, खुद से क्वेश्चन कीजिएगा कि ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है, स्टीयरिंग किसके हाथ में है, ट्रेनिंग देना, सही बातें टीच करना किसके हाथ में है। तो किसी भी इंडिविजुअल इंसान को, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को आप जज करिए तो किसी बर्थ ईयर से, किसी डिकेड से मत करिए, बल्कि वह किन चीज़ों को वैल्यू देता है, वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि नहीं, और उसका कैरेक्टर कैसा है, इन सब बेसिस पर आप एक इंडिविजुअल को जज कीजिए। ठीक है, तो अब से किसी भी इंसान के ऊपर ये एक्स वाई जेड इस तरह तरह के लेबल लगा करके उसका मजाक उड़ाना, उसको क्रिटिसाइज करना बंद करिए। क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक ह्यूमन बीइंग है, कोई बिस्किट या चिप्स का पैकेट नहीं है। सो आई होप दैट यू फाउंड दिस डिस्कशन मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल, and soon I will be back with the next interesting and important video. So stay connected and thank you. This is our world, and these are no time.